बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी है और जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1917 एवं मृत्यु 1978 में हुई थी। अब हम सभी इस पाठ का सार जानेंगे। तो सबसे पहले पात्रों के विषय में जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन से पात्र हैं। इसमें उमा एक लड़की है जिसका विवाह होने वाला है। उसके पिताजी रामस्वरूप एवं उमा के माता का नाम प्रेमा है। लड़का जिसका विवाह उमा के साथ होने वाला है उसका नाम शंकर है और बीएससी करने के बाद अब वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद है, वह पेशे से वकील हैं। इस एकांकी में समाज में नारी को उचित गरिमा न प्राप्त होने की समस्या का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं लड़के वालों के स्वागत की तैयारी। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर लड़के वालों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। वे अपने नौकर के साथ तख्त लाते हैं और कमरे को सही तरह से सजाते हैं। तख्त पर दरी और उसके ऊपर चादर बिछाई जाती है। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। प्रेमा अपने पुराने ज़माने को अच्छा बताती है, जब लड़कियां बहुत कम पढ़ती लिखती थी। प्रेमा यह भी शिकायत करती है कि उमा पाउडर वगैरह भी नहीं लगा रही, जबकि लड़के वाले आ रहे हैं। रामस्वरूप समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जब लड़के वाले आ जाएं तो उसे पान लेकर भेज देना। लड़के वालों के विचार। लड़के वालों के विचार कई विभिन्न प्रकार के थे। इसको जान करके जो रामस्वरूप जी थे उन्होंने एक कमरे में सितार रखा दिया था, क्योंकि लड़की के गीत संगीत में प्रवीण होने का भी प्रदर्शन करना था। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को हिदायत देते हैं कि लड़के वालों को यह मत बता देना कि उमा बीए पास है। वे लोग दकियानूसी विचार वाले हैं। दकियानूसी बच्चों पुराने विचारों वाले लोगों को दकियानूसी कहते हैं। इसलिए उन्हें यही बताया गया कि लड़की मैट्रिक पास है। रामस्वरूप कहते हैं कि उमा को देखने स्वयं लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद आ रहे हैं। यद्यपि गोपाल प्रसाद स्वयं वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। लड़का बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु वे लोग यह चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। लड़के वालों का आना। लड़के वाले आ जाते हैं, साथ में लड़का शंकर और उनके पिता गोपाल उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लड़की का पिता होने के कारण रामस्वरूप अत्यधिक विनम्रता दिखाते हुए उनका स्वागत करते हैं और स्वयं को उनका सेवक बताते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बातों बातों में अपनी जमाने की तारीफ करते हैं। वे उस समय के लोगों के ताकतवर होने की प्रशंसा करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने छात्र जीवन में लगातार 12 घंटे तक कुर्सी पर बैठे बैठे पढ़ाई करने की बात बताते हैं। रामस्वरूप उस समय को रंगीन जमाना कहते हैं। विवाह की बातचीत। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। वो विवाह को बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप विवाह को बिजनेस कहे जाने पर चौंक जाते हैं। इस बीच रामस्वरूप चाय नाश्ता लाने के लिए अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर से कहते हैं कि आदमी भला है, हैसियत भी ठीक है, अब पता चले कि लड़की कैसी है। वे शंकर को हिदायत देते हैं कि तुम अपनी कमर सीधी रखो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है ही नहीं।
चाय नाश्ते की औपचारिकता चलती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए। यदि औरतों पर ही अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के अनुसार टैक्स तय करने की बात छोड़ दी जाए तो वे खुशी खुशी अधिक टैक्स दे देंगी। वे बताते हैं कि उनके लड़के के विवाह के लिए एक लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है, मतलब अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि मेरे कानों में भनक पड़ी है कि आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ऐसा तो नहीं है ना? पूछते हैं। हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और योग्य बनना। यदि औरतें भी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगीं तब तो हो चुकी गृहस्थी। रामस्वरूप भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा केवल पुरुषों के लिए ही है। लड़के वालों द्वारा उमा को देखना। उमा तस्तरी में पान लेकर उन लोगों के सामने आती है। उसकी आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटा चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद संदेह प्रकट करते हैं कि कहीं यह अधिक पढ़ाई के कारण तो नहीं है, लेकिन रामस्वरूप साफ इनकार कर देते हैं। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरे की छवि पसंद आ जाती है। उमा सितार बजाती हुई मीरा का भजन गाती है। इसी बीच उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है। वह गाते गाते अचानक रुक जाती है। उसके पिता रामस्वरूप पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई आदि में उसकी निपुणता के बारे में बताते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप ज़्यादा जोर डालते हैं तो वह दृढ़ स्वर में कहती है कि मैं क्या कहूँ, लड़की को तो कुर्सी मेज की तरह खरीदार को दिखा दिया जाता है, उसकी इच्छा अनिच्छा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं जाता। क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? बहुत दुखी हो जाती है। उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचती? पूछ रही है, लड़कों के बारे में क्यों नहीं कुछ पूछा जाता? यह साहबजादे शंकर लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते समय भगाए गए थे। नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मैंने भी बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है। लड़के वालों का पलायन। गोपाल प्रसाद क्रोधित हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद मतलब शंकर के पिता। और रामस्वरूप से कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। बीए पास लड़की को मैट्रिक तक पढ़ी बताया, मैं चलता हूँ। बाप बेटा दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी उमा कहती है कि घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी भरा क्रोध है और उनके लड़के के चेहरे पर रुआसापन। दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा रोने लगती है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, इसको कहकर शंकर की कमियों की ओर उमा संकेत करना चाह रही है। वो बताना चाहती है कि शंकर की शारीरिक एवं चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियां हैं। शंकर की कमर थोड़ी झुकी हुई है। इस प्रकार कॉलेज में उसके दोस्त यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि शंकर की बैकबोन नहीं है। उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण उमा भी इस बात को जानती है। कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के कारण शंकर को वहाँ से भगाया गया था। वह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भागा था। बच्चों, इस पाठ की जो रीढ़ की हड्डी है, इसकी यह शीर्षक है, इसकी सार्थकता यह है कि हमारे समाज में नारी को भी उचित सम्मान
ना मिलना, उसकी समस्याओं को प्रमुखता देना, यही इसमें दिखाया गया है। इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। उमा के विवाह के लिए उसके पिता जिस युवक शंकर से उसके रिश्ते की बात करते हैं, उसकी शारीरिक संरचना में यह कमी है कि उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। शंकर का चरित्र अत्यंत दुर्बल है। वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते समय भगाया गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी की दुर्बलता को उसकी चारित्रिक दुर्बलता से संबद्ध किया गया है। वह एक कायर युवक के रूप में दर्शाया गया है। तभी वह पकड़े जाने पर नौकरानी के पैर पड़कर कायरता पूर्वक भागता है। यहाँ भी उसकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। शंकर उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी स्त्री की उच्च शिक्षा का विरोध करता है, अर्थात वह अपने विचारों पर दृढ़ नहीं है। वैचारिक दृष्टि से दुर्बलता भी उसकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी को सांकेतिक अर्थ प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की जो हड्डी है उसका यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक एवं सटीक है। तो बच्चों, आशा है कि आपको बिंदुवार पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।